प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़रीन। नाज़रीन, अॼु 13 अगस्त आहे ऐं 13 अगस्त नंढे खंड जी मशहूर फ़नकारा गुलकारा नाज़िया हसन जी वरसी जो ॾींहुं आहे। अॼु संदसि 21वीं वरसी आहे। नाज़िया हसन पंहिंजे कोयल जहिड़े मिठड़े आवाज़ जे करे अॼु बि मदाहुनि जे दिलनि ते राज करे थी पई। अॼु बि उन जा मदाहनि जो तादादु एतिरो ई आहे जेतिरो 21 साल अॻु में हुयो। नाज़िया हसन जी जॾहिं बि वरसी थिए थी, जॾहिं बि सालगिरह थियनि था पिया, त हू न सिर्फ़ु मीडिया जी ज़ीनत बणे थी पई, न सिर्फ़ु उनखे यादि कयो पियो वञे, बल्कि उनखे ट्रिब्यूट ॾिनो पियो वञे। हुन जेका गुलकारी में पंहिंजो मान रखियो, उन जेको गुलकारी में पंहिंजो मर्तबो जमा कयो ऐं पॉप सिंगिंग खे हिते मुतारिफ़ करायो, उनखे ट्रिब्यूट ॾिनो पियो वञे। पर हिन भेरे नाज़िया हसन जे भाउ ज़ुहैब हसन उन जी ज़ाती ज़िंदगी ते कुझु राज़ खोलिया आहिनि ऐं कुझु इल्ज़ाम मढ़िया आहिनि। हुन इहो इल्ज़ाम मढ़ियो आहे त हुन जो मुड़ुसु इश्तिहाक बेग जेको मारूफ़ सनतकार आहे, उन जी उन में तलाक थी वई हुई ऐं उन नाज़िया हसन खे का अहिड़ी शइ पीआरी हुई जंहिंसां उनजो मौत वाक़िअ थियो। हाणे हीअ इंतिहाई संगीन इल्ज़ाम आहिनि ऐं हीअ इल्ज़ाम कंहिं आम माण्हू ते न आहिनि, कंहिं आम शख़्सियत ते न आहिनि। हिकु उहा शख़्सियत आहे जंहिंजा मदाह अॼु बि आहिनि, जंहिंजी अॼु वरसी आहे। उन वरसी वारे ॾींहं ते अहिड़ा इल्ज़ाम छा था साबित कनि। अॼोके प्रोग्राम में असां बि हिन नाज़िया हसन जे उनजी ज़िंदगी ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन जेके ज़ुहैब हसन जेके इल्ज़ाम मढ़िया आहिनि उन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहिबु, जेको नाज़िया हसन जो मुड़ुसु हुयो, मशहूरु सनतकार आहे। उनखां उहे इल्ज़ामनि जे बारे में मालूम कयो था। मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या नाज़िया हसन और आपके बीच में तलाक हो चुकी थी? जो आज इल्ज़ाम लगाया है ज़ुहैब हसन साहब ने कि आपकी तलाक हो चुकी थी। देखिए, एक तो आज बड़ा सैड डे है क्योंकि नाज़िया के आज 21वीं डेथ एनिवर्सरी थी और होना तो ये चाहिए था कि आज उसके लिए उनकी फैमिली जो है मग़फ़िरत के लिए दुआ करती, कुरान पानी करती। मगर कल से आप देख रहे हैं कि ज़ुहैब साहब जो हैं बेबुनियाद इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं। और मज़े की चीज़ ये हो रही है कि इल्ज़ामात कोई नए नहीं हैं। इन्होंने कहा जी 21 साल पहले नाज़िया की डेथ हो गई है, उनको मेरे ख्याल से अब पता लगा है या अब ख्याल आया है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, नंबर 1 थिंग। अब पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका मकसद क्या है। देखिए, इसके 2 मकसद हैं। एक मकसद ये है कि नाज़िया फाउंडेशन एक बनी हुई है जिसको ज़ुहैब हसन साहब जो हैं वो रन करते हैं और हर साल बरसी के मौके पे इस तरह की बातें करके लोगों की सिंपैथी गेन करते हैं ताकि डोनेशंस उसके अंदर मिले जिनसे उनका गुजर बसर जो है वो हो। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी उनकी दुश्मनी उस वक्त से शुरू हुई जब मेरी नाज़िया से शादी हुई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नाज़िया से मेरी शादी हो। रीज़न बीइंग वो ना सिर्फ कि मुझसे हो, बट किसी से भी वो नहीं चाहते थे कि नाज़िया की शादी हो। रीज़न बीइंग कि नाज़िया के साथ जो थे जो भी कमाई हो रही थी टूर से, सिंगिंग से, उस पर इनका गुजारा हो रहा था। इनको डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नाज़िया की शादी हुई और उन्होंने सिंगिंग को गिव अप कर दिया तो मेरा क्या होगा। और वही हुआ कि जब नाज़िया से मेरी शादी हुई तो नाज़िया ने मुझसे ये कहा कि अब वो सिंगिंग को कंटिन्यू रखना नहीं चाहती और वो फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हैं। इस तरह नाज़िया ने सिंगिंग को गिव अप कर दिया। जब उन्होंने इसको गिव अप किया तो ज़ुहैब साहब का कैरियर जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। रीज़न भी कि लोग नाज़िया को सुनना चाहते थे, ज़ुहैब में उनकी इंटरेस्ट नहीं थी। और उन्होंने जब नाज़िया के साथ मैं था तो कई बार आके उन्होंने मुझसे ये गिला भी किया, शिकवा भी किया, लड़ाई भी की कि आपने मेरा जो कैरियर जो है वो ख़राब किया है और मैं आपका नाम जो है वो ख़राब करूँगा। अच्छा, अब आ जाए जी कि नाज़िया की डेथ कोई पाकिस्तान में नहीं हुई, नाज़िया की डेथ यूके के अंदर हुई है। नाज़िया से जब मेरी शादी हुई 92 के अंदर उनको कैंसर हो चुका था। मेरे से जब मुलाकात हुई उनके 6 महीने हमने एक दूसरे को जानने में लगाए। वी वर गोइंग आउट टुगेदर। 6 महीने के बाद जब 95 में हमारा, तो नाज़िया ने मुझे बताया कि देखिए मुझे कैंसर हो चुका है, एक ओवरियन कैंसर हो चुका है और हमेशा जब कैंसर होता है तो कुछ अरसे बाद कुछ कह नहीं सकते कि कैंसर वापस भी आ जाता है। फिर भी ये जानते हुए कि नाज़िया को कैंसर हो चुका था, मेरी फैमिली राज़ी नहीं थी। मैंने नाज़िया के साथ शादी की और हमारे बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। उन्होंने सिंगिंग को गिव अप कर दिया। 50 ममालिक में हम घूमने गए। अल्लाह ने एक हमें बहुत प्यारा बच्चा दिया जी। मगर इन तमाम चीज़ में ये हुआ कि ज़ुहैब हसन साहब जो थे वो उनकी नफरत जो थी वो मेरे लिए बढ़ती गई जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपना, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
अब ये मेन मकसद क्या है कि लोगों की संपत्ति ली जाए। नाजिया की शादी इंग्लैंड में भी मेरे साथ हुई चलिए थी, और जब डेथ हुई है तो उसके बाद एक मेरे पास सर्टिफिकेट है जो मैं अभी आपको भी भेज रहा हूँ। जी जी जो नाजिया की डेथ के ऊपर यूके से इशू हुआ है, ये जी। हुकूमत यूके ने इसको इशू किया है, जिसमें बताया गया है कि नाजिया की जो डेथ हुई है वो कैंसर से चलो हुई है, वो जो हॉस्पिटल में हुई है। तो कोई हमारे, अच्छा उसमें ये भी मेंशन है अच्छा कि नासिया मिर्ज़ा मरते साहब, दम तक मेरी आप जिस वाइफ थी। डॉक्यूमेंट का जिक्र करें वो डॉक्यूमेंट्स हमारी स्क्रीन पे चला है, लेकिन मिर्ज़ा साहब मेरा सवाल फिर भी वहीं पर है, क्या आपके बीच में तलाक हुई थी? देखिए, नासिया जो थी, ये कह रहे हैं कि ये ज़ुएब साहब जो थे, इनका एमक्यूएम से भी ताल्लुक रहा है। ये अच्छा गवर्नर के एमक्यूएम के जो थे उनके एडवाइजर थे। जब ये एमक्यूएम पूरा कराची के अंदर जो जी चीजें हो रही थी, जी उसके अंदर इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी बड़े एक्टिव एमक्यूएम के मेंबर थे। जी। इन्होंने एक जाली सर्टिफिकेट जो है किसी यूसी से बनवाया है, जो आने के बाद मैं उसके अंदर देखूंगा। और अब हमने इससे बहुत आगे निकल गए हैं। देखिए, तो इनके पास ये तो था कि ये तो मीडिया ट्रायल करें। मिर्ज़ा साहब, आप तो ये फिर उन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट आप जिस तलाक का वो जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट जाली है और वो। हाँ जी, बिल्कुल इन्होंने बनवाया है किसी यूसी वगैरह से। अब जब देखिए, अब ये हुआ है कि आज मैंने इनको कानूनी नोटिस भेज दिया है, अच्छा क्योंकि ज़ुएब साहब चाहते हैं कि वो जो है मीडिया ट्रायल करें। और मैं मीडिया ट्रायल से ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं लीगल कोर्स के ऊपर चलूँ और लीगल जो है रास्ता मैं अपनाऊँ, जो मैंने अपनाया है। और बैरिस्टर जो है मेरे बड़े अली ताहिर साहब, आज इन्होंने उनको 1 अरब रुपए का नोटिस भेज दिया है और ये कहा है कि आप जो हैं 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर मेरे क्लाइंट से माफी मांगे। अगर आपने तो क्लाइंट मिर्ज़ा से साहब, मेरी आप इस माफी बात नहीं की मांगी। तरदीद करते हैं कि आपकी कोई तलाक नहीं हुई थी, कोई अलहदगी नहीं नहीं हुई जी, थी, मैं सेपरेशन तरदीद नहीं हुई थी? करता हूँ, नाज़िया अप टू द लास्ट मिनट शी वाज माय वाइफ जी। मतलब अच्छा वो वो आप सर्टिफिकेट्स में भी देख सकते हैं। तो वो आपकी वो जिस वक्त उसका इंतकाल हुआ है वो आपकी बीवी थी। या अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक और बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है ज़ुएब हसन साहब ने कि आपने उसको कुछ पिलाया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, यानी उसकी जो डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी। सर जी, यही आज हमने जो नोटिस भेजा है, अब ज़ुएब साहब जो हैं इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, यूके के अंदर नाज़िया की डेथ जो हुई है वो एक हॉस्पिटल के अंदर हुई है। और हॉस्पिटल के अंदर जब उनका किया जाता है पोस्टमार्टम, तो उसमें साफ तहरीर है कि उनकी डेथ जो है वो कैंसर से हुई है, और वो लंग कैंसर था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। मैं आपको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी भेजूंगा। देखिए, इल्ज़ाम पाकिस्तान में कोई भी किसी पे लगा सकता है। ज़ुएब साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जी कुछ दिया था। तो इसी के लिए आज हमने उनको डिफेमेशन नोटिस मैंने उनको भेजा है, और अब वो ये प्रूफ करेंगे। और मैं भी इसको ये प्रूफ करके, मेरे पास तमाम पेपर हैं जो मैं कोर्ट के अंदर लेके जाऊंगा, और वंस फॉर ऑल ये डिसाइड होगा कि वेदर ही इज राइट और आई एम रॉन्ग। चले, अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक और बात जो ज़ुएब हसन साहब ने लगाई है कि नाज़िया हसन ने अपनी हाथों से उसकी तहरीर हुई है जिसमें उन्होंने दरख्वास्त दी है कि वो आपसे तलाक चाहती हैं, उनकी हाथों से लिखी हुई है, और उस पर उन्होंने डिटेल दिया है कि आपने नाज़िया की डेथ के बाद ये चीजें ज़ुएब साहब ने फैब्रिकेट की हैं, सब बनाई हैं। इनका उस, देखिए सबसे बड़ी जी चीज कि मेरी शादी नाज़िया से जी यूके में भी हुई थी, यानी कि एक वाइट मैरिज भी हमने की थी। नाज़िया उस वक्त यूके में थी। अगर उनको मुझसे डाइवोर्स लेनी होती तो चल कदम उठा के वो यूके के अंदर भी डाइवोर्स के लिए फाइल कर देती। मेरे पास पूरा एक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कभी कोई इस तरह की चीज इनिशिएट नहीं की, और ये भी पेपर्स में आपको पहुंचा दूंगा। चले मेरे साहब, आप ये तो बात कर रहे हैं कि ज़ुएब हसन, क्योंकि आपने उनका कैरियर, नाज़िया हसन के साथ शादी के बाद उनका कैरियर ख़त्म हो गया और आपकी दुश्मनी, उनकी दुश्मनी आपसे वहीं से शुरू हुई, लेकिन क्या नाज़िया हसन के दीगर ख़ानदान के साथ आपके रवाबित रहे नाज़िया हसन की मौत के बाद? नहीं जी, मेरे उनसे ताल्लुकात नहीं रहे, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि नाज़िया के साथ ये था कि मेरा उनसे रिश्ता था। उनके घर वाले जो थे वो नहीं चाहते थे कि नाज़िया की शादी हो, वो मैंने वजह आपको बता दी है। मगर क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हमने शादी की, थी जिसकी वजह से बाद में मैंने उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखा। मैं और नाज़िया हम दोनों बहुत खुश थे, और वो मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने आपको बताया कि हमने दुनिया के कई ममालिक का सफ़र किया, अच्छा वक्त गुजारा। और ये देखिए कि आज 20 साल 21 साल नाज़िया की डेथ को हो गए हैं, मैंने उसके बाद कोई शादी नहीं की। आज भी मैं उन हसीन यादों के साथ रह रहा हूँ जो नाज़िया के साथ गुजरा हुआ वक्त था। अच्छा, आपका जो बेटा है
उसके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से, जब हर बार आप कह रहे हैं कि उनकी माँ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो उसके क्या रिएक्शंस होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे की कस्टडी के मैं यूके के हाई कोर्ट के अंदर गया था नाज़िया की डेथ के बाद। जहाँ पे जाने के बाद मैंने उनसे कहा था कि मैं बीइंग ए फादर, मैं बच्चे को कस्टडी चाहता हूँ और उसको पाकिस्तान लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चा जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है, नाज़िया भी ब्रिटिश सिटीजन थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं ये अंडरटेकिंग दूँ कि मैं बच्चे को यूके में रखूँगा, मैं उसको अच्छा। पाकिस्तान नहीं लाऊँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम इसको यूके में रखेंगे तो वो इसकी बेनिफिट है उसके लिए, बच्चे का चाइल्ड के लिए ज़्यादा अच्छा है कि उसको यूके में रखा जाए। मैंने इस चीज़ से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद जो है वो यूके में परवरिश पाए। नाज़िया की मदर ने उनको ये अंडरटेकिंग दी कि हम बच्चे को यूके के अंदर ही रखेंगे, यूके में पढ़ाएंगे, और उन्होंने अभी तक 20-21 साल के अंदर कभी वो बच्चा पाकिस्तान नहीं आया है, क्योंकि तो इस वजह से। मगर मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बच्चे के बारे में इसलिए बात नहीं करूँगा कि अभी तक वो उनके साथ है और मैं नहीं चाहता कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कहूँ और जिसकी वजह से अच्छा, उसको तो बाद में आप इश्ताक साहब ये कह रहे हैं कि 20-22 साल से आपका कोई राब्ता नहीं हुआ अपने बच्चे से? सर, मैंने ये तो आपसे नहीं कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मैंने कम्युनिकेशन, आपसे कहा कोई कि मैं कोई कमेंट्स चले। इसलिए नहीं करूंगा कि बच्चा अभी तक उनके साथ है, मैं नहीं चाहता कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स उनकी फैमिली क्रिएट। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक बात जो ज़ुहैब हसन साहब ने आज संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि ब्रिटिश जो कमीशन है वहाँ पे पाकिस्तान, उसमें वो लेटर मौजूद है, जो डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है, जिसमें ये है कि आपने उसको कुछ पिलाया था जिसकी वजह से मौत हुई थी। तो क्या आपको ब्रिटिश ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जिस डॉक्यूमेंट का वो जिक्र कर रहे हैं, आपके नोटिस में उस डॉक्यूमेंट का जिक्र है? नोटिस में नहीं है, ये पहली बार आप बतला रहे हैं या मैंने वो बतला रहे होंगे। देखिए जी, अगर वो इतने श्योर हैं, उनके पास तमाम चीजें, तो 20 साल उन्होंने किस चीज का इंतजार किया, ये जरा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 20 साल उन्होंने किस चीज का इंतजार किया, 21 साल। अब मैं जा रहा हूँ कोर्ट के अंदर, और देखिए यूके के अंदर अगर आप कोई चीज किसी के साथ करते हैं तो वहां पे ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी पुलिस को। मेरे पास कुछ ऐसे पेपर्स हैं, मैं 2-3 दिन बाद पाकिस्तान तशरीफ ला रहा हूँ, जो मैं ला के आपको दिखाऊंगा। सब लोगों को वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा इरादा है, और इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वो सब पेपर्स जो हैं वो रखूंगा जो मेरे पास हैं। चलिए, आप जब पेपर रखेंगे तो फिर हम उस पर भी आप तफसीली बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमें वक्त देने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अली अहमद शेख साहब जी एडहॉक तौर मुकर्ररी सुप्रीम कोर्ट में बार बार इनकारी थे पई। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अली अहमद बार बार इनकार पियो करे तो हुनखे एडहॉक तौर जज उते मुकर्रर जो है वो मंज़ूर ना है। वो चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जो पंहिंजूं जेके ज़िम्मेवारियूं आहिनि उहे कंटिन्यू रखणु चाहे थो पियो। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त पहिरियां इहो चयो वियो त हिन जी छाकाणि त चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब जी अहलियत कान्हे त उनखे सुप्रीम कोर्ट में एज़ ए जज तौरु मुक़ररु कयो वञे, पर बाद में उनखे एडहॉक तौर ते उनखे नोटिफिकेशन जारी कयो वियो त उनखे एडहॉक तौर ते मुक़ररु कयो पियो। हीउ मामिलो आहे छा? असां ॾिसूं था पिया त हिकु तरफ़ कराची बार, सिंध बार ऐं पाकिस्तान बार इन हवाले सां मुसलसल एहतजाज पिया कनि, ॿिए पासे जेके हुकूमती धुरियूं आहिनि उन्हनि जो ज़ोर आहे त अली अहमद शेख साहब खे हर सूरत जेको आहे एडहॉक तौर ते मुक़ररु कयो वञे। हाणे इन जा कानूनी पासा कहिड़ा आहिनि, इन जो सिस्टम छा आहे, एडहॉक जज जी मुक़ररी जो पैरामीटर्स कहिड़ा हुजनि घुरिजनि, मुस्तक़िल जेके जज हूंदा आहिनि उन जा पैरामीटर्स कहिड़ा हुजनि घुरिजनि, चीफ जस्टिस जी जॾहिं जज मुक़ररु थींदो त उनजो कहिड़ो पैरामीटर हुजणु घुरिजे। प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ई ॻाल्हाइबो ऐं हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुमताज़ कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट में वकील ऐं मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब अख्तर एडवोकेट साहब, ऐं असां सां स्टूडियो में मौजूद है बैरिस्टर अली ताहिर साहब। अख्तर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले तो ये बताइए कि एडहॉक जज और मुस्तकिल जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसका फ्रेमवर्क क्या है, क्या क्राइटेरिया है एडहॉक जज के लिए और मुस्तकिल जज के लिए? देखिए, जो है वो 2 सेपरेट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आप एक क्वालिफिकेशन दी हुई है कि एक अगर परमानेंट जज 5 इयर्स हाई कोर्ट के अंदर रहे हैं तो उनको एज ए परमानेंट जज सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है जी। तो उसकी अपॉइंटमेंट जो है एज ए कंफर्म जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जो है वो है।
जो एडॉक जज है वो आर्टिकल 182 में अगर सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ पूरी है, यानी 17 जज अगर सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है और 17 के 17 जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम का बैकलॉग है और इस वजह से कोई एडॉक जज अपॉइंट करना है, तो वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो है उसकी कंसेंट से किसी भी जज जो हाई कोर्ट का है उसको एडॉक जज अपॉइंट किया जा सकता है फॉर ए सर्टेन पीरियड, साल के लिए या 2 साल के लिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब समझते हैं। अच्छा, अब तो यहाँ जी जो जी मसला है जी जी वो ये है कि भाई ये इंटरप्रिटेशन हमारी जो है एंड जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो ये थी और है कि आर्टिकल 182 जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए प्रोवाइड करता है विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जी, तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को परसीव नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को एडॉक जज लिया जाए, ये जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए है। तो इसमें हमने यही कहा था जब मीटिंग हुई थी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के लिए कि भाई ये आप चीफ जस्टिस की कंसेंट से आप जज को ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है अल्टरनेटिवली कि वो ये कहते हैं कि जज डेफिनेशन जो सेट किया है इट इंक्लूड्स द चीफ जस्टिस, और अगर चीफ जस्टिस इंक्लूड होता है डेफिनेशन में तो फिर चीफ जस्टिस को अगर आप ले जाना चाहते हैं तो उसकी कंसेंट जरूरी है, ठीक, उसकी मर्जी के बगैर नहीं ले जा सकते। ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई ये उसकी कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इंटरप्रिटेशन में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 182 का। अच्छा, अब अख्तर साहब चीफ जस्टिस तो इनकार कर रहे हैं कि वो एडॉक के तौर पे जज मुकर्रर नहीं होंगे, तो हल क्या निकलेगा? अगर चीफ जस्टिस इनकार कर रहे हैं तो फिर क्या रास्ता निकलेगा? वो तो कह रहे हैं कि इनको एडॉक तौर पे मुकर्रर करना है। नहीं, वो ये आप कह रहे हैं कि भाई उनकी कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जुडिशियल कमीशन जो है ये रेगुलर जुडिशियल कमीशन की मीटिंग नहीं थी, किसी परमानेंट जज के लिए या सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए या हाई कोर्ट के अंदर किसी अपॉइंटमेंट के लिए जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फंक्शन है वो नहीं था, बल्कि आर्टिकल 182 कहता है कि चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो कहते हैं हमने कंसल्टेशन कर दी है और कंसल्टेशन के नतीजे में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भाई चीफ जस्टिस को भी लिया जा सकता है। तो इस वजह से वो जो है वो हम उनको एडॉक जज बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो अख्तर साहब तो फिर ये जो दीगर जो दूसरे जज साहब लगे हैं जो जूनियर हैं बहुत अली अहमद शेख साहब से, तो क्या फिर अली अहमद शेख साहब उनसे उनके मातहत होकर वहाँ पे काम करेंगे या उनसे भी जूनियर होकर वहाँ पे काम करेंगे? अगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखे मातहती का तो सवाल नहीं, मतलब उनसे जूनियर होके, हाँ, क्योंकि वो मुस्तकिल होंगे और ये एडॉक पे होंगे। वो तो मुस्तकिल होंगे, ये एडॉक होंगे। इनको 1 साल के लिए कह रहे हैं कि एडॉक जज ले जा रहे हैं, एंड दी एडॉक जज जो है उसका लियन हाई कोर्ट के अंदर कायम रहेगा। यानी वो अगर फकिया के साल के बाद जो वो कहते हैं कि जिस मकसद के लिए ले जा रहे हैं कि वो बैकलॉग मुकदमों का खत्म करेंगे, निकालेंगे, इसमें देखें इसमें 2-3 बातें जी। एक बात तो ये है कि भाई जब आप 10-15 दिन पहले जब परमानेंट जज की वैकेंसी थी तो उस वक्त तो आपने ये कहा था कि जो 5वें नंबर वाले जज हैं वो काबिल हैं जी, और उनको ले जा रहे थे और इनको इस काबिल नहीं समझा गया था कि भाई आप इनको परमानेंट जज बनाएं जी। तो फिर 10-15 दिन के बाद ये कैसे काबिल हो गए कि ये एडॉक जज बन जाए? एक बात ये दूसरी बात जी जी दूसरी बात उसमें ये है कि भाई अगर इनको आप एडॉक लेके जाते हैं तो इनका लियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर कायम रहेगा और जिस
को आप इनकी जगह पर जज बनाएंगे, एक्टिंग जज बनाएंगे, तो वो हमारी जो है वो आइन की तशरीह के मुताबिक आप वो इस पोजीशन में नहीं होगा आईनी तौर पर कि वो नए जजों की एलिवेशन के लिए जो है वो रिकमेंडेशन कर सके। अच्छा, तो अख्तर साहब ये जो अब रिवायत शुरू हुई है कि आप चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडॉक जज में मुकर्रर करें, तो आप नहीं समझते कि फिर आगे बढ़ के ये फिर एक और जुडिशली मसला पैदा होगा कि कोई भी चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का अगर कोई किसी को पसंद या नापसंद के बुनियाद पे अगर रखा जाएगा तो फिर जुडिशली मामलात फिर और बिगड़ेंगे? नहीं, ये तो देखे ना जी, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के असूल खिलाफ बात है। आप देखें, ये बड़ा बैड प्रेसिडेंट होगा, बड़ी खराब मिसाल होगी हमारे लिए आईनी तारीख में कि भाई किसी भी चीफ जस्टिस को अगर कोई चीफ जस्टिस जो है वो किसी को ऊपर वालों को उसके फैसले पसंद नहीं है या उसका वो नहीं चाहते हैं, तो वो उसको अगर किसी को हटाने के लिए तो जो आइन कहता है वो आर्टिकल 209 है जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसके साथ उसके मिसकंडक्ट के बारे में मूव किया जाए और उसको वहां फिर जो है साबित करना पड़ता है कि भाई उसने कोई मिसकंडक्ट ऐसा किया है या डिस्क्वालीफाई है जज रहने के लिए, तो वो तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। और ये तो आसान काम है कि किसी एक चीफ जस्टिस को कहें कि आप एडॉक जज बन जाएं, वो कहे कि मैं इनकार करता हूं और उसके बाद कहें कि अगर इनकार करता है तो वो जज नहीं रहेगा तो उसको घर भेज दें, आप रिटायर कर दें। तो ये तो बहुत आसान तरीका है। तो इतना ये खराब प्रेसिडेंट है हमारी जुडिशियल हिस्ट्री का कि अगर इस तरह से किसी जज को आप रिमूव करना चाहें तो ये तरीका अख्तियार करें, तो ये आजाद अदलिया के असूल के बुनियादी तौर पर खिलाफ बात है। अच्छा, आम अदलिया के असूल पे बुनियादी तौर पे खिलाफ जाएगा। अख्तर साहब आप हमारे साथ ही रहिए, अली ताहिर साहब से मालूम करते हैं। अली ताहिर साहब, अब जो मामला खड़ा हुआ है ये चीफ जस्टिस का बतौर एडॉक जज पे, उस पर हम देख रहे हैं कि बैच और बार में वाज़ेह तौर पे फ़र्क महसूस हो रहा है। अब तो बार ने पाकिस्तान भर में एहतजाज की कॉल दी है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जुडिशरी किस तरह के मसाइल का सामना करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्यों अख्तर साहब ने बड़ी बात की और मैं वो मेरे लीगल फील्ड में मेरे मुर्शद हैं, तो मैं मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन तो कोई नहीं कर सकूंगा, कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब आपने सवाल मुझसे बड़ा मुश्किल पूछा क्योंकि मैं खुद बार का मेंबर हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बार की स्ट्रेटजी रही अभी तक और वो क्या थी कि स्ट्राइक की कॉल दे दें। क्या वो कामयाब हुई? वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। उससे हुआ ये कि बार्स और जुडिशरी जो है वो पब्लिक की आइज़ में फर्दर रिडिक्यूल में आई और एक आखिरी ऑप्शन स्ट्राइक होता है वो उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया। फैसला रिवर्स नहीं हुआ बल्कि उस दिन इजलास भी हुआ। तो जो स्ट्रेटजी थी कि हम शायद स्ट्राइक करके मना लेंगे, वो तो शायद उसने डिसीजन को और तेज़ कर दिया, हल्का नहीं किया। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं कि क्या बार्स के अंदर तफ्तीश पाई जाती है। मैं तो कहता हूँ कि ये वो शेर है जो बार्स खुद अपने घर में लेके आई, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त के ऊपर जब 175A शामिल किया गया तो बार्स पूरी तरह इसकी हमायत में थी और वो ये कहते थे कि जी ये कम्प्लीटली जो है जुडिशल इंडिपेंडेंस की ज़ामिन ही ये है कि जजेस खुद बैठ के फैसला करें कि अब आगे जजेस कौन होंगे। हालांकि आप देखें, हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिराइव किया अमेरिका से और हमने डिराइव किया यूके से। अमेरिका के अंदर जब तक सेनेट कंफर्म ना करे, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है, सेनेट कंफर्म करती है, सुप्रीम कोर्ट का या जजेस का कोई इख्तियार नहीं है कि कौन जज लगेगा या नहीं लगेगा। एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर यानी जो बाकी दो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर फैसला करते हैं। जब आप यूके का सिस्टम देखते हैं तो वो भी इसी तरह से है कि जब उनके जुडिशल कमीशन का इजलास होता है तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उसके अंदर बैठते हैं। उसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को ये इजाज़त नहीं होती कि वो उसके अंदर आके बैठें, ताकि वो एक ग्रुपिंग ना कोर्ट के अंदर शुरू हो जाए और वो एग्जेक्टिव से कंसल्टेशन के बाद, लेजिस्लेटिव से कंसल्टेशन के बाद 3 या 4 पेपर्स जारी करने के बाद, इवन पब्लिक से व्यू मांगने के बाद वो उसको लगाते हैं और एक जो है ऐसा बंदा उस कमीशन में लाजमी बैठता है जो कि खुद वकील नहीं होता, ताकि एक आउटसाइड अकाउंटेबिलिटी रहे। अब पाकिस्तान में एक ये जो इशू है वो ये है कि वेदर जज को लेके आना है या जज को फारिग करना है। अल्टीमेटली इख्तियार सीनियर मोस्ट जजेस जो पाकिस्तान के हैं
उनके पास है। तो ये बार खुद इसकी हक में थी। अब चूंकि उनको नज़र आ रहा है कि हाई कोर्ट की, जिस तरह अख्तर साहब ने बात की, अगर आर्टिकल 206 भी अप्लाई करता है जो ये कहता है कि अगर कोई जज रिफ्यूज करता है सुप्रीम कोर्ट में आने में तो ही विल बी डीम्ड टू बी रिटायर्ड। अच्छा, अगर ये उस तरफ गए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो क्लैश है, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 203 जो आइन के अंदर मौजूद है वो कहता है कि जितने भी सूबे की जुडिशरी होगी। तो फिर आपकी बातों में ये एक्स कर लें कि अब चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो एडॉक के तौर पे वहाँ पे अपना काम जारी रखें या फिर रिटायर्ड हो। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि इस मसले को अब इस वजह से ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि जो प्रेस में रिपोर्ट हुआ वो ये हुआ, अब अख्तर साहब वहाँ पे थे, वो बेहतर बताएंगे, लेकिन प्रेस में ये रिपोर्ट हुआ कि जो जुडिशल कमीशन है उसने ये कहा है कि विद हिज कंसेंट ही मे बी सो अपॉइंटेड। अब आर्टिकल 206 जो है कि अटॉर्नी जनरल साहब का ये ख्याल, ये ओपिनियन है कि उनके कंसेंट की जरूरत ही नहीं है, आप पहले कर लें, वो मैंने उसके बाद हम जो है उनसे मालूम, वो मैंने सुना। मगर जो प्रेस में रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं 182 की रिफ्यूजल के ऊपर अगर 206 को अप्लाई किया गया और फारिग करने की कोशिश की गई तो भाई ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। जो जज पसंद नहीं है उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाने के बजाय उसको फारिग करने का ये इजी तरीन तरीका है कि उसकी डिग्निटी को जाके अटैक किया जाए कि आप एडहॉक जज आ जाएं, और अगर वो एडहॉक जज नहीं आता तो ही वुड बी डीम्ड टू बी रिटायर्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। बट मैं ये समझता हूं कि जो जेसीपी के भी मेंबर्स हैं वो इतने इमोशनली और लीगली मैच्योर ज़रूर हैं कि वो इस बात को सही से देखेंगे कि कितना ये जो इस सूबे के जो वकला हैं उनके अंदर कितना गुस्सा पाया जाता है, पाकिस्तान बार कौंसिल में गुस्सा पाया जाता है, और ये कि जो एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट है वो होगी चीफ जस्टिस की मर्जी के साथ, क्योंकि ये मैं कंक्लूडिंग मैं कर लूं कि जो सूबे की जुडिशरी है उसको चीफ जस्टिस ने संभालना है, ठीक है, वो बेहतर समझता है कि मेरे बगैर हाई कोर्ट चलेगा या नहीं। तो लिहाजा अगर उसको मैंडेटरीली इन्होंने रिटायर करने की कोशिश की तो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस इस मुल्क में बढ़ेगा जो इस मुल्क के मुफाद में नहीं है। ठीक है, अच्छा अख्तर साहब, अब 2-3 सवाल आते हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या ये जो एडहॉक जज पे मुकर्ररी वाला मामला, ये रिवायत यारी ये अब से हुई है या फिर जो जिक्र कर रहे हैं अली ताहिर साहब के, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो शुरू हुई थी और बार खुद ये बार ने अपना शेयर अपने पास रखा, तो क्या ये वहाँ से शुरू हुई है? देखिए, बात यह है कि ताहिर साहब ने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए। जहाँ तक आप इफ्तिखार चौधरी साहब जब 175A की बात कर रहे हैं, ये पहले आपको और ताहिर साहब को भी मालूम है कि 18वीं तरमीम से पहले जो सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट जजेस था वो जो है चीफ जस्टिस एंड कंसल्टेशन हाई कोर्ट के लिए ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस एंड हाई कोर्ट जज चीफ जस्टिस जी कंसल्टेशन का प्रोसेस था। 4-5 आदमी उसमें इन्वॉल्व होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, और फिर गवर्नर को कहें कि वो ही एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट को कहें तो प्रेसिडेंट इन एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो 4-5 आदमी इन्वॉल्व होते थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंस चीफ मिनिस्टर जी। तो बार काउंसिल का व्यू ये था कि भाई एक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए जिसमें इक्वल स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, जिसमें जुडिशरी के भी नुमाइंदे होने चाहिए, उसमें बार काउंसिल भी नुमाइंदे होने चाहिए और पार्लियामेंट के भी नुमाइंदे होने चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान बार काउंसिल का रेजोल्यूशन स्टेक होल्डर्स का था, लेकिन जो 18वीं तरमीम हुई उसमें ये जुडिशियल कमीशन जो है वो ये बना जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और पाकिस्तान बार काउंसिल के और सूबे के लिए प्रोविंशियल बार काउंसिल के नुमाइंदे और अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर और फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई जी। अब ये सिस्टम इवॉल्व किया गया। अब उसके बाद ये हुआ कि भाई एक 19वीं तरमीम आ गई, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा फाइल हुआ और ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपनी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए ये 19वीं तरमीम कराने के लिए ये फैसला किया, जिसकी उनके फैसले के बुनियाद के ऊपर ये 19वीं तरमीम हुई जिसमें जुडिशियल कमीशन के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया। अच्छा, उसमें रिटायर्ड जज को भी शामिल कर दिया गया और वो
मतलब आप मेजॉरिटी जुडिशियल कमीशन के अंदर कहें देखें तो मेजॉरिटी इज ऑफ द जजेस, जिसके ऊपर बार काउंसिल एतराज कर रही है और शुरू से एतराज कर रही है कि जो 19वीं तरमीम हुई उसने बैलेंस बदल दिया। ठीक है। अब उसके ऊपर जो है वो क्योंकि अब ये पहले आपस में जजेस मीटिंग करके चीजों को फैसला कर लेते थे जी, और बार काउंसिल का तो एक नुमाइंदा बैठा हुआ है जी, तो वो जो भी कहे वो फिर फैसला जजेस की मर्जी के मुताबिक हो जाता था जी। तो हमने कई एक अपने रेजोल्यूशन पास किए हैं जिसमें हम पार्लियामेंट को भी अप्रोच कर रहे हैं अच्छा। कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 19वीं तरमीम इसको खत्म किया जाए, ठीक है, और 18वीं तरमीम तक रखा जाए, 19वीं तरमीम को खत्म किया जाए। तो हम एक तरफ तो 8वीं तरमीम की भी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जहां तक वो तो पार्लियामेंट का काम है कि पार्लियामेंट, लेकिन जी। अफसोसनाक बात यह है कि इस सारे क्राइसिस में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में जी, हैं जी, जी, वो जी, कोई एक जी। लफ्ज नहीं कह रही हैं। जी जी। अच्छा अख्तर साहब अब एक, क्योंकि हम वक्त बड़ा महदूद है हमारे पास, ये बताइए कि अब हल क्या, आपको क्या होता हुआ हल इसका कैसे निकलेगा? क्या अगर चीफ जस्टिस के पास क्या वाकई अब दो ऑप्शन है, या तो वो एडॉक जज के तौर पे काम करें या फिर रिटायरमेंट का ऐलान करें, या फिर तीसरा हल है आपको? नहीं, मैं देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जुडिशियल कमीशन ने जो कंसल्टेशन हुई उस कंसल्टेशन के ऊपर इस सवाल के ऊपर बहस नहीं हुई और इसको ओपन छोड़ दिया गया कि अगर चीफ जस्टिस इनकार करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। जी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर जो है कोई बहस नहीं हुई है, उसको ओपन छोड़ दिया गया है। और वो ये है कि भाई अगर वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और चीफ जस्टिस इसके बावजूद इनकार करते हैं तो उसके नताइज क्या होंगे। अब वो कुछ लोगों का कहना यह है कि आर्टिकल 206 अट्रैक्ट होता है और ये स्टैंड रिटायर्स, लेकिन हमारा कहना यह है कि आर्टिकल 206 अट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि ये मिसकंडक्ट के जुमरे में नहीं आता है। और क्योंकि अगर विद द कंसेंट है और उन्होंने अगर इनकार कर दिया है तो वो वापस हाई कोर्ट में ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती कि वो उनको रिटायर कर दिया जाए। क्योंकि अच्छा, अगर ये अडॉप्ट कर लिया गया तो बहुत ही डेंजरस प्रिंसिपल वो जो है वो प्रेसिडेंट होगा कि मुस्तकबिल के लिए कि भाई किसी भी अगर चीफ जस्टिस से खुश नहीं है तो उसको आप अडॉप्ट जज बनाएं और वो ना माने तो उसको रिटायर करके घर भेज दें। तो ये तो आजाद अदलिया के असूल के बुनियादी तौर पर खिलाफ बात है। ठीक है। अब हाल की बात है, जी, हाल जी, की बात हम ये कहते हैं कि भाई एक और वैकेंसी आने वाली है सुप्रीम कोर्ट में जो तुलसी राम की रिटायरमेंट पर, जो 17 तारीख को हो रहा है। ठीक तो है भाई अगर आप समझते हैं जी, जी, कि भाई उनको जरूरत है तो इस चीफ जस्टिस साहब को परमानेंट जज ले जाए, लेकिन ये अब मुमकिन अब ये बात भी खत्म हो गई है। क्योंकि आज हमें जो है वो एक और नोटिस मिल गया है कि भाई 9 सितंबर को जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा और वो कहते हैं कि ये नया जज जो है वो लाहौर से लिया जाएगा और आयशा मलिक साहिबा का नाम भी आ गया है कि उनको जो है वो जज बनाया जाए। तो ये चैप्टर भी क्लोज हो गया। ठीक है। अच्छा अली तार साहब, हल क्या है मुख्तसरन बताइए इस तमाम तर मामले में? देखें, हल अब यही है कि जिस तरह से प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं और अख्तर हुसैन साहब कह रहे हैं, अगर उन्होंने कंसेंट से मशरूत कर दिया है और चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो हैं चीफ जस्टिस सिंध वो नहीं जाते, दैट शुड बी द एंड ऑफ द मैटर। अलबत्ता अगर 206 अप्लाई उन पे करने की कोशिश की गई तो मेरा ख्याल है कि हमें नज़र आ रहा है कि एक वॉल्केनो जो है वो इरप्ट होने को तैयार है, और अगर इस तरह की तो सिंध के जो कम अज़ कम वकील हैं वो एक वॉल्केनो इरप्ट होगा। मेरा ख्याल है इसी तो आपको लगता है कि एक मतलब फिर कोई जुडिशरी कोई तहरीक बढ़ने वाली है और आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर जैसे हमने इफ्तिखार चौधरी के दौर में देखा कि जिस तरह से वकला तारीख शुरू हुई तो इसके इम्कानात जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली ताहिर साहब, अख्तर एडवोकेट साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नजरी प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी तो पहते मूंखे ॾींदा इजाज़त। अलावाई।